हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर। तो आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 का। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन। देखिए हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारत में पसारकालीन चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा या बाघ गुफाएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। भीमबेटका में पसारकालीन चित्रकारी पाया जाता है। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, एमपी के रायसेना, मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पेन का कलर चेंज कर दूं ताकि अच्छे से दिखे। तो देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दे का टीला है, किस भाषा का है? फारसी, उर्दू, हिंदी या सिंधी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधी, ऑप्शन डी। सिंधी में मुर्दे का टीला होता है, इसका अर्थ मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के लड़काना जिले में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में। सिंध नदी के तट पर स्थित है। सिंध नदी के तट पर मोहनजोदड़ो से क्या क्या पाया गया है? तो पुरोहित आवास, किस किस का साक्ष्य मिला है? तो देख लीजिए, पहला पुरोहित आवास, दूसरा सभागार, अन्नागार, घर में कुआं, पांचवा चौड़ी सड़क, छठा पाशुपति सिंह की मूर्ति, सातवां स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मिला है जो सेलखड़ी का बना हुआ था। सेलखड़ी का बना हुआ था। उसके बाद आठवां देख लीजिए, आठवां क्या मिला है? कांसे की नर्तकी,
कांसे की नर्तकी मिली है, तांबे का ढेर, तो इतना सारा कुछ मिला है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। क्या क्या मिला है, पुरोहित आवास, सभागार, अन्नागार, घर में कुआं, चौड़ी सड़क, पशुपति शिव की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। आगे देख लिया जाए अगला क्वेश्चन। दिया गया है 3 नंबर पर, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए दिया गया है कौशल, कपिल वस्तु, कौशाम्बी या काशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौशल। प्राचीन काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईसापुर में 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपद में से एक ये था कौशल, जो कि अभी अयोध्या, हैदराबाद में स्थित है। आगे अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। दिया गया है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के पैरों में झुककर सलाम करना। पैरों में गिरकर सलाम करना। सिजदा और पैबोस दोनों ही गयासुद्दीन बलबन ने चलाया था। पैबोस का मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। चूमना। सिजदा और पैबोस को खत्म किया था, अंत किया था अकबर ने। किसने अंत किया था, अकबर ने। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए, 5वें नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दिया गया है विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। ऑप्शन ए बुक्का राय, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी हरिहर प्रथम या रामदेव राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिहर प्रथम। विजयनगर साम्राज्य की किसने नींव रखी थी, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। हरिहर और बुक्का ने नींव रखी थी, दोनों ही क्या थे, दोनों भाई थे। तो पहले राजा कौन बने, हरिहर प्रथम ने। हरिहर प्रथम को विजयनगर साम्राज्य का राजा बनाया गया। इसका शासनकाल कब से कब तक चला, तो 1336 से लेकर 1356। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी। कहाँ थी, हम्पी, जो कि अभी भी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। इस हम्पी को यूनेस्को ने
विश्व विरासत में शामिल किया है? विश्व विरासत में शामिल किया है। हम्पी को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। आगे क्वेश्चन अगला देख लिया जाए। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? ऑप्शन सी दिया गया है बहादुर शाह जफर, आदिल शाह, मानसिंह या जय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जय सिंह। युद्ध के लिए किसे भेजा था? जय सिंह को। किसको भेजा था? जय सिंह को। 1664 ईस्वी में सूरत में औरंगजेब का जहाज लूट लिया था। किसने? महाराणा प्रताप ने। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत में किसके जहाज लूटे थे? औरंगजेब के। किसके? औरंगजेब के। किसके जहाज लूटे थे? औरंगजेब के जहाज ही लूट लिए थे। कौन? शिवाजी महाराज। तो यहीं पर औरंगजेब इन्हें पहाड़ी चूहा कहा था। औरंगजेब क्या कहा था? पहाड़ी चूहा। शिवाजी को क्या कहा था? पहाड़ी चूहा। और अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा इनसे युद्ध के लिए। शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा अपने मामा को। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब का मामा कौन था? शाइस्ता खान। इनको भेजा शिवाजी से युद्ध के लिए। तो ये गए तो रास्ते में ही क्या किए? शिवाजी रास्ते में ही सोते समय शाइस्ता खां की सेना को बहुत ही मारा। मराठा किस लिए प्रसिद्ध थे? तो गोरिल्ला युद्ध के लिए। मराठा किस लिए प्रसिद्ध थे? गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के लिए। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के लिए क्या थे? फेमस थे। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का मतलब सोते वक्त ही किसी को मारकर क्या करते थे? खदेड़ देते थे। सोते ही समय युद्ध कर देते थे, उसी को क्या करते थे? कहा गया है गोरिल्ला युद्ध। तो मराठा इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मराठा किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के लिए। तो जब रास्ते में शिवाजी इसकी सेना को बहुत मारा सोते समय, तो ये गया फिर कहाँ? औरंगजेब के पास। कहाँ गया? औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। बोला कि आप तो व्यक्ति से हारकर चले गए, आपकी जरूरत नहीं है मुझे, चले जाइए। तो यहाँ उसने इनको बंगाल भेज दिया। शाइस्ता खां को कहाँ भेज दिया था? बंगाल। कहाँ भेज दिया था? बंगाल। बंगाल इनको सूबेदार बनाकर भेज दिया था शाइस्ता खां को। और उसके बाद अपने महान सेनापति मिर्जा जय सिंह को, महान सेनापति मिर्जा जय सिंह को भेजा शिवाजी से युद्ध के लिए। शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा महान सेनापति मिर्जा जय सिंह को, जो आमेर के राजा थे। क्या थे? आमेर के राजा। आमेर के राजा थे ये मिर्जा जय सिंह। आमेर के राजा थे मिर्जा जय सिंह। तो इन्होंने देखा जब शिवाजी की हमारे बस की युद्ध नहीं है, तो इन्होंने संधि कर ली। इन्होंने क्या कर ली? संधि कर ली। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि कर ली। आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक एक टॉपिक को ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। एक एक टॉपिक को ध्यान से लिख लीजिएगा, इसलिए टाइम दी हूँ। एक एक टॉपिक को लिख लीजिए।
7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सोलह सौ 80 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने करके सिंहासन पर बैठे थे। किसको पराजित करके सिंहासन पर बैठे थे? राजा राम मोहन के विरुद्ध कौन युद्ध करके सिंहासन पर बैठे थे? ऑप्शन ए दिया गया है बालाजी, ऑप्शन बी शाहू, ऑप्शन सी संभाजी, ऑप्शन डी बाजीराव प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संभाजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संभाजी। कौन बैठे? संभाजी। 1680 3 अप्रैल 1680 में 3 अप्रैल 1680 में मृत्यु हो गया। किनका? शिवाजी का मृत्यु हो गया था। तो ये घोषणा नहीं किए थे कि कौन मेरा उत्तराधिकार बनेगा। तो इनके 2 पुत्र थे, 2 पत्नियां भी थी। 2 पत्नियां कौन कौन थी? साईबाई और सोयराबाई। 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी साईबाई, दूसरी पत्नी थी सोयराबाई। दूसरी पत्नी कौन थी? सोयराबाई। साईबाई के पुत्र थे संभाजी। इनके पुत्र कौन था? संभाजी थे। और सोयराबाई के पुत्र थे राजा राम। राजा राम। तो इनके मृत्यु के बाद इन्हें राजा घोषित कर दिया गया था, राजा राम को। तो नियम के अनुसार बड़ा पुत्र ही क्या गद्दी पर बैठता था प्राचीन काल में। तो संभाजी और राजा राम के बीच यहीं पे क्या हुआ? उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ गद्दी पे बैठने के लिए। सोलह सौ 80 से लेकर 89 तक गद्दी पर बैठे कौन? संभाजी। कौन बैठे? संभाजी। संभाजी 1680 से लेकर 89 तक। 89 में इनको 1689 में इनको औरंगजेब क्या किया? मार डाला, इनकी हत्या कर दी। 1689 ईस्वी में औरंगजेब हत्या कर दी इनकी। औरंगजेब हत्या कर दिया। और इनके पुत्र शाहू जी को, इनके पुत्र कौन थे? शाहू जी। शाहू जी को क्या कर लिया? कैद कर लिया। शाहू जी को क्या किया? औरंगजेब ने कैदी बना लिया। क्या किया? कैदी बना लिया। तो 89 तक इनका शासन काल चला संभाजी का। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो राजा राम। कौन बैठा? राजा राम, जो कि अयोग्य शासक था, कमजोर शासक था। अयोग्य और कमजोर शासक था राजा राम। 1689 से लेकर कब तक? 1700 तक ये गद्दी पर रहा। उसके बाद इसका पुत्र शिवाजी द्वितीय बैठा 1700 से लेकर 1707 तक। 1700 से लेकर 1707 तक गद्दी पर कौन बैठा? राजा राम का पुत्र शिवाजी द्वितीय। 1700 से लेकर 1707 तक। उसके बाद 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी 1707 में, तो उसका पुत्र मुअज्जम शाहू जी को क्या किया? रिहा कर दिया। शाहू जी को क्या किया? यहाँ पर कैद, मैं अभी बताई, कैद ही बनाया था कौन? औरंगजेब। जब इसका मृत्यु हो गया तो उसका मुअज्जम पुत्र जो था उनको कैद से आजाद कर दिया। तो जब ये आए तो देखे कि शिवाजी बैठा हुआ है, तो युद्ध किए जिसमें ये विजयी हुए। कौन? शाहू जी विजयी हुए और ये बैठे गद्दी पर। शाहू जी गद्दी पर बैठे 1707 से लेकर 1749 तक इनका शासन चला। 1707 से लेकर 49 तक शाहू जी का शासन चला। किनके पुत्र थे? संभाजी के पुत्र थे। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। आठ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो देख लीजिए, ये दिया गया है 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए दिया गया है 84, बारदौली, कामरेज, पलसाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बारदौली। गुजरात के बारदौली में किसान के लिए भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था। इसी आंदोलन में बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि दी थी। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। 9 नंबर दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ऑप्शन ए बैसाखी, गुरु नानक जयंती, दिवाली या होली। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बैसाखी। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था? अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो देख लिया जाए क्या है। दिया गया है नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन है ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन और कारण दिया गया है इसका कारण आर, भारत का अपना एक संविधान है। यह अभिकथन और कारण दिया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, सही विकल्प चुनिए। इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। ऑप्शन बी दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी दिया गया ए और आर दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही क्या है? सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। आर भी सही है और आर भी सही है और ए भी सही है। आर ए क्या दिया गया है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो सही है। लोकतांत्रिक मतलब यहाँ जनता खुद शासक चुनती है, जनता के द्वारा शासक चुना जाता है अपनी बातों को मनवाने के लिए। उसके बाद दिया गया है आर, भारत का अपना एक संविधान है। तो संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई अटैचमेंट नहीं, ये अलग है, ये अलग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? तो इसमें जनता शासक खुद चुनती है। और संविधान किस लिए होता है? संविधान कानून होता है, नियम कानून होता है जिस पर शासक कार्य करता है, जिसको सबको मानना होता है। नियम कानून होता है जिसको प्रत्येक व्यक्ति मानेगा। तो इन दोनों का संबंध अलग अलग है। तो ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर ए का उचित व्याख्या नहीं है। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। 11 नंबर क्वेश्चन पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन बी समता का अधिकार। ऑप्शन सी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। पहले मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितने? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। वर्तमान में कितने हैं? 6।
संपत्ति के अधिकार को ही क्या किया गया है, कम कर दिया गया है, इसलिए क्या हो गया 6। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में खत्म कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति अर्जित करने का अधिकार को क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। बारह नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है ग्रीष्म सत्र, ऑप्शन बी दिया गया है शीतकालीन सत्र, ऑप्शन सी मानसून सत्र, ऑप्शन डी बजट सत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। संसद की 3 ही बजट होते हैं। कौन कौन? 3 ही सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन। ये ग्रीष्मकालीन संसद का सत्र नहीं है, ग्रीष्म सत्र नहीं है। बजट सत्र फरवरी में पेश होता है, मानसून सत्र जुलाई अगस्त में, शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। कब होता है? नवंबर और दिसंबर में होता है। बजट सत्र फरवरी माह में एक बार होता है। अगर चुनावी ईयर होगा, जिस ईयर में चुनाव रहना होता है, उसमें ये 2 बार पेश होता है। एक तो फरवरी में होगा ही, उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद पेश होता है। तो जो चुनाव से पहले होता है उसे अंतरिम सत्र कह लिया जाता है, अंतरिम बजट। जो चुनाव के बाद होता है उसे पूर्ण बजट कह लिया जाता है। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। तेरह नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट हैं? ऑप्शन ए दिया गया है सिक्किम, मिजोरम, मेघालय या नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से मेघालय। जितने भी हैं इसमें एक है लोकसभा की सीट, मिजोरम में भी एक है और नागालैंड में भी एक है। मेघालय में कितना है? 2। मेघालय में लोकसभा की सीट कितनी है? 2। लोकसभा की सबसे अधिक सीट कहाँ है भारत में? भारत के किस राज्य में है? तो यूपी में। कितनी है? तो 80 सीट। कितनी सीट है? 80 सीट है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? ऑप्शन ए दिया गया उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या विदेश मंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि जितने भी मंत्रिपरिषद के निर्णय होंगे राष्ट्रपति उसकी सूचना किसको देगा? प्रधानमंत्री को देगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? 241, 221, 189 या 263। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 241। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद क्या कहता है? 241। तो ये संसद को अधिकार प्रदान किया है कि संसद किसी भी संघराज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालयों से संबंधित
निर्णय ले सकता है, संबंधित उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। 241 क्या कहता है कि संसद विधि के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के गठन कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए ऑप्शन, अगले क्वेश्चन पर 16 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए क्या बोल रहा है। दिया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 16 वर्ष, 21 वर्ष, 25 या 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 वर्ष। इससे पहले कितना था? 21 वर्ष। कितना था? 21 वर्ष, जिसे 21वें संविधान संशोधन 1988 में क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। 21 वर्ष से 28 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष नहीं 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। सत्रह नंबर क्वेश्चन दिया गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी क्या दिया गया? अनुच्छेद 343। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में है। अनुच्छेद 343 एक भाग 17 में। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। दिया गया है ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया एंथ्रोपोलॉजी, एंटीमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति का अध्ययन करता है, मानव जाति का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी शरीर की संरचना का अध्ययन करता है, शरीर की रचना का अध्ययन करता है, संरचना का अध्ययन करता है। और एंटीमोलॉजी ये क्या करता है? संसार की उत्पत्ति का अध्ययन करता है, संसार की उत्पत्ति का इतिहास के बारे में, उत्पत्ति के इतिहास का अध्ययन करता है एंटीमोलॉजी। तो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 19 नंबर क्वेश्चन तो देख लीजिए। दिया गया है निम्नलिखित में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब इसे बौना ग्रह कहते हैं? मरकरी, यूरेनस, प्लूटो या मार्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। क्या हो जाएगा? प्लूटो। 2005 तक इसे ग्रह माना गया, उसके बाद इसको ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया? हटा दिया गया। आगे अगले क्वेश्चन पे 20 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। तो देख लीजिए। दिया गया है पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है? कोल, हीलियम, लावा या मैग्मा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। मैग्मा का निर्माण उच्च ताप और दाब के कारण पृथ्वी के अंदर होता है और जब ये बाहर निकलती है, पृथ्वी के बाहर निकलती है तो इसे लावा कह लिया जाता है। जब पृथ्वी के अंदर रहती है तो उसे मैग्मा ही कहेंगे और जब बाहर निकल जाती है तो उसे क्या कह लिया जाता है? लावा कह लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 21 नंबर
दिया गया है निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है। ऑप्शन ए दिया गया है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी तापीय मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयन मंडल। क्यों आयन मंडल से ही होता है, तो इसके नाम से ही जाहिर है कि आयन है तो आयनित कणों से मिलकर बना होता है, ये कणों से मिलकर बना होता है, आयनित कणों से मिलकर बना होता है, जिसके कारण प्रकाश संकेतों का परिवर्तन आसानी से हो जाता है। प्रकाश संकेतों का परिवर्तन आसानी से हो जाता है, इसलिए आयन मंडल में ही रेडियो के संचार संभव हो पाता है। प्रकाश संकेत परिवर्तित हो जाते हैं आसानी से। आगे अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। दिया गया है 22 नंबर क्वेश्चन, पंपास, स्टेबिस, समाना और पेरिस सभी प्रसिद्ध किसके नाम से प्रसिद्ध हैं। पंपास, स्टेपिस, समाना और पेरिस झरनों, चक्रवात, अमेरिका में स्थित झील या घास के मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घास के मैदान। पंपास कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना। पंपास कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। स्टेपिस मध्य एशिया में। स्टेपिस कहाँ पाया जाता है, मध्य एशिया। कहाँ, मध्य एशिया। उसके बाद सवाना, पूर्वी अफ्रीका। सवाना कहाँ पाया जाता है, पूर्वी अफ्रीका। ये सभी घास के मैदान हैं। पेरिस, उत्तरी अमेरिका के घास हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के घास है। आगे अगले क्वेश्चन पे देख लिया जाए। दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, तजाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, 7, जिसके साथ सीमा लगता है। कौन कौन है, तो पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान